आज की क्लास में हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेने वाले हैं और वह आपके आधारित होगा किरचॉफ के नियम पर। यानी चैप्टर नंबर 3 में किरचॉफ के नियम का अनुप्रयोग करते हुए आज हम एक न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारे को एक सर्किट दिया गया है जिसमें आपके अनेक प्रतिरोधक लगे हुए हैं तथा 2 सेल लगे हुए हैं। और हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है प्रत्येक ब्रांच में से गुजरने वाली धारा का मान। प्रत्येक ब्रांच में से गुजरने वाली धारा का मान हमें यहां पर पूछा गया है। तो यह एग्जाम्पल है हमारे पास 3.7 यानी चैप्टर नंबर 3 का एग्जाम्पल नंबर 7 है। काफी अच्छा न्यूमेरिकल है। अगर बोर्ड के एग्जाम में हम इसको कंप्लीट करते हैं तो बिल्कुल सिस्टम से आपको लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो कंप्लीट करते हैं हम इसको। तो उससे पहले हम थोड़ा सा यहां पर ये जान लें कि किरचॉफ का जो नियम था, जिसे हम किरचॉफ का नियम भी कह सकते हैं, 2 नियम दिए गए थे। एक था हमारे पास किसी नोड पॉइंट पर यानी संधि बिंदु पर समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वह शून्य होता है, तथा सेकंड जो नियम था उसमें यह बताया गया था कि प्रतिरोधकों के सिरों पर जो विभवांतर होगा उसका मान उस लूप में जो विद्युत सेल लगे हुए हैं उनके विद्युत वाहक बलों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। या हम ये कह सकते हैं कि उस एक लूप में टोटल जितने भी वोल्टताएं होंगी उन सब का जो बीजगणितीय योग होगा वो टोटल 0 होता है। अगर हम विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, अगर हम विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो विभव के मान में कमी होती है। चैप्टर नंबर 2 में जो विभव विभवांतर इसके बारे में हमने अध्ययन किया है कि विभव कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, ये सब हमने अध्ययन किया है। चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट जो टॉपिक है वह यही था, विभव और विभवांतर का। क्लियर है। तो यहां पर हमारे पास में एक प्रतिरोधक लगा हुआ है, तो हमारे पास एक बिंदु है B और एक बिंदु कौन सा होगा, A होगा। तो B बिंदु पर विभव होगा, A बिंदु पर विभव होगा, और इन दोनों विभवों का जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। क्लियर है। दोनों बिंदुओं की विभव का जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। और अगर हम विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो विभव के मान में कमी आती है। विभव के मान में क्या होती है, कमी होती है। यहां पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन अगर हम लेते हैं तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में ही आपकी होती है विद्युत धारा की दिशा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस सर्किट को अगर आपको कंप्लीट करना है तो एक ट्रिक आपको याद करनी है कि अगर हम विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो वहां पर विभव के मान में क्या होती है, कमी होती है। विभव के मान में क्या होती है, कमी। यानी पहले वाले बिंदु पर विभव ज्यादा आएगा और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं तो बाद में आने वाले बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, कम होगा। और दोनों बिंदुओं के विभव का जो अंतर होगा वो किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। क्योंकि विभवांतर क्या करते हैं अपन, अंतिम बिंदु का विभव प्रारंभिक बिंदु का विभव। तो यहां पर जैसे मान लीजिए A से B की ओर बढ़ रहे हैं तो यहां पर विभवांतर क्या होगा, B बिंदु पर विभव में से घटाएंगे A बिंदु के विभव को। तो हमारे पास धारा की डायरेक्शन इसी साइड में है। तो यहां पर जैसे ये बिंदु हो गया B, ये बिंदु हो गया A, तो हम विभवांतर निकालेंगे तो विभवांतर हमारे पास में होगा VB माइनस VA, क्योंकि हमने फर्स्ट बिंदु A लिया है और सेकंड बिंदु कौन सा लिया है, B लिया है। तो हम यहां पर लूप का जो चयन करते हैं वो आपके जैसे चैप्टर में बताया भी होगा, तो लूप का चयन हम अपने स्वेच्छा से करते हैं। हम चाहें वह लूप हम चूज कर सकते हैं। तो हम यहां पर A से B की डायरेक्शन ले रहे हैं और धारा जो है वह भी A से B की डायरेक्शन में ही है। और विद्युत धारा की डायरेक्शन में अगर हम बढ़ते हैं तो विभव के मान में क्या होती है, कमी होती है। और अगर विपरीत दिशा में बढ़ते हैं तो विभव के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो अब हमारे पास में ये हुआ कि विभव के मान में कमी हो रही है, तो इसका मतलब B बिंदु पर विभव कम है और A बिंदु पर विभव क्या है, ज्यादा है। तो जब हमारे पास कम विभव में से ज्यादा विभव घटाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। यानी इन दोनों का जो विभवांतर होगा वो कैसा होगा, माइनस में होगा। क्लियर है दोस्तों। सीधा सा पॉइंट हमारे पास में ये है कि विद्युत धारा की डायरेक्शन में अगर आप बढ़ रहे हो तो वहां पर विभवांतर आपको नेगेटिव लेना है। क्लियर। और सेकंड, अगर उसी सर्किट में अगर आपकी बैटरी बीच में आ जाती है, बैटरी बीच में आ जाती है, इस प्रकार से हो सकता है, और आप इसी साइड में चल रहे हो तो फर्स्ट बिंदु आपके नेगेटिव है, बाद वाला जो बिंदु है वो आपके पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पर विभव होता है ज्यादा, नेगेटिव पर विभव होगा आपके कम। तो इसका मतलब हम
कम विभव से ज्यादा विभव की ओर बढ़ रहे हैं तो हमारे पास जो अंतर आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि अगर आप सर्किट में बढ़ रहे हो तो अगर बढ़ते समय आपके बैटरी का नेगेटिव साइन पहले आता है और बढ़ते समय बैटरी का प्लस बाद में आता है, तो उसका आंसर आपको किस में लेना है, पॉजिटिव में लेना है। समझते हैं इसको दोबारा से। यहां पर हमारे पास एक लूप हमने लिया है और उस लूप को हम इस साइड में बढ़ रहे हैं, इस साइड में चल रहे हैं हम। तो यहां पर हमारे पास ये बिंदु ए है, बी है, सी है और डी है। अगर आप ए से बी की ओर जाते हो तो इस समय और यहां पर विभवांतर जो होगा वो आपके माइनस में होगा। बी से सी जा रहे हैं तो हमारे पास वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। अगर यहां पर एक सेल लगा हुआ है तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ रहे हो तो इसका मतलब यहां पर इसका जो विद्युत वाहक बल होगा वो विद्युत वाहक बल प्लस में होगा। यहां पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है, यहां पर भी प्रतिरोध थे, यहां पर भी प्रतिरोध थे। तो अब हम यहां पर बढ़ रहे हैं डी से ए की ओर, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी ए माइनस वी डी जो होगा वो कैसा होगा, माइनस का होगा। तो हमारे पास पॉइंट आपको अब सर्किट में यही देखना है। इस चीज को अगर आपने पकड़ लिया तो आपका न्यूमेरिकल चाहे कितना भी हार्ड बना के दे दें, कितना भी भयंकर आपके सर्किट बना के दे दे, आप इसको हल कर सकते हैं। अपनी इच्छा से लूप चुनते जाइए, समीकरण बनाते जाइए और फिर उनको नॉर्मल तरीके से हल कर लीजिए, तो फिर आपके न्यूमेरिकल बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। तो सर्किट यहां पर दिया गया है और पूछा गया है कि इसकी हर ब्रांच में विद्युत धारा कितनी होगी, वो हमें यहां पर ज्ञात करनी है। देख लेते हैं किस प्रकार से करते हैं। तो हम यहां पर कुछ लूप अपने हिसाब से चुनते हैं। तो हमारे पास में लूप ले लेते हैं हम नंबर फर्स्ट और यूज करेंगे हम किरचॉफ के नियम का। तो किरचॉफ भी लिख सकते हैं और किरचॉफ भी लिख सकते हैं। किरचॉफ के नियमानुसार रब कॉपी आप साथ लेके बैठिए और आप कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। तो हम यहां पर देखिए लूप लेते हैं ए बी सी ए, वापस क्लोज हो जाए जिसमें अनेकों ब्रांच आपके पास कवर हो रही हैं। तो ए से बी क्या है, एक ब्रांच है, बी से सी एक ब्रांच है, सी से ए एक ब्रांच है। आप ए बी सी ए वाला लूप ले सकते हैं या ए सी बी ए भी ले सकते हैं। अपनी इच्छा से आप लूप किसी भी प्रकार का बना सकते हैं। इस लूप को नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2 दे देते हैं, इसको नंबर 3 दे देते हैं। तो हम फर्स्ट लेते हैं लूप ए बी सी ए से। देखिए अब हमारे पास कैसे समझे कि धारा उस साइड में है कि नहीं है। तो आपने बिंदु लिया ए से बी, यानी आपके जाने का जो रास्ता है वो ए से बी की ओर है। आप स्टार्ट हो रहे ए और पहुंच रहे बी पर। तो जहां पर आप पहुंच रहे वो अंतिम बिंदु, तो अंतिम बिंदु बी है, स्टार्टिंग बिंदु ए है। तो यहां पर वी बी माइनस वी ए होगा और विभवांतर का सूत्र क्या होगा, V बराबर क्या होता है, आई आर। तो धारा देखिए कितनी है और प्रतिरोध कितना दिया है वो आप देख लीजिए, आएगा माइनस में, क्योंकि अब देखो हम ए से बी जा रहे हैं भाई, सीधा सा है, हम ए से बी की ओर जा रहे हैं और धारा भी किस साइड में, ए से बी है और उस साइड में जाते हैं तो वहां पर विभवांतर कैसा आएगा, नेगेटिव। और विभवांतर का क्या फॉर्मूला है, V बराबर आई आर। तो आई कितना है इसमें देखो, I2, साइन किसका लगेगा, माइनस का, I2। प्रतिरोध कितना दे रखा है, 4 दे रखा है ना, तो यहां से आप कितना पुट कर दो, 4 लगा दीजिए, तो -4I2। फिर देखिए B से C जा रहे हो और B से C, और धारा भी देखो B से C की ओर ही है। धारा है कितनी, ये वाली, क्लियर है, ये वाली धारा है। और प्रतिरोध कितना है, 2, तो ये भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो 2 प्रतिरोध, धारा है I2 प्लस I3। काफी अच्छा क्वेश्चन है, समय जरूर लगेगा लेकिन आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि बाद में आप इसका अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल आसान आपके हो जाएगा। बिल्कुल माइंड में अगर ये कॉन्सेप्ट बैठ जाता है, फिर कितना भी हार्ड चाहिए सर्किट बना के यहां पर दे दिया जाए, आप इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए कहां से पहुंचना है, सी से ए पहुंचना है, और अगर धारा भी सी से ए की साइड में हो तो वहां का विभवांतर वापस क्या होगा, नेगेटिव में, सी से ए। और धारा भी देखो सी से ए की ओर ही चल रही है, इसका मतलब इस प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इस ब्रांच में से जाने वाली धारा I1 है और प्रतिरोध कितना है, 1 है, तो इसका मतलब ये हो गया I1। चलो यहां तक तो अपना ठीक हो जाता है। अब आगे देखो यहां पर एक सेल दे दिया, तो सेल का हमें क्या लेना है, विद्युत वाहक बल। अगर आप जिस साइड में चल रहे हो उस चलने में पहले नेगेटिव साइन आया और फिर पॉजिटिव का टर्मिनल है, तो वहां पर विद्युत वाहक बल आएगा प्लस में। अगर पॉजिटिव पहले आ जाता है, नेगेटिव बाद में आता है, आपके चलने की साइड में, आप इस साइड में चल रहे थे तो फिर आएगा विद्युत वाहक बल नेगेटिव। तो आप चल रहे हो इस साइड से, पहले नेगेटिव आया बाद में पॉजिटिव आ रहा, आप बढ़ रहे हो उस साइड में, तो इसका मतलब यहां पर जो tan है वो किस में आएगा,
प्लस में आएगा तो यहां पर कितना हो जाएगा प्लस का 10, और पूरे लूप का जो वोल्टता होगी यानी विद्युत वाहक बल और विभवांतरों का टोटल जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार। तो इसको हम पूरा खोल लेते हैं थोड़ा सा। देखिए -4i2 -2 का मल्टीप्लाई कीजिए 2i2 -2i3 -i1 और 10 को मैं उधर कन्वर्ट कर देता हूं तो ये हो जाता है -10। जोड़ बाकी कर लीजिए, सेम है उनका। देखिए i2 4 और 2 6 है तो -6i2 -2i3 -i1 बराबर -10। सभी में माइनस है तो माइनस को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आपके सारे मान पॉजिटिव हो जाएंगे, तो आपकी समीकरण बन जाएगी i1 नंबर से लिख देता हूं +6i2 +2i3 और बराबर में है 10। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब किसी को समस्या हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि हमें यहां पर समस्या आ रही है। सेकंड लूप लेते हैं। सेकंड लूप ले लिया आपकी बार हमने A D C A, या आप ये भी ले सकते हो A C D A, आपकी चॉइस है, कोई सा भी सर्किट आप ले सकते हैं। तो यहां पर सेकंड सर्किट को मैं यहीं पर कंप्लीट कर लेता हूं। नंबर सेकंड कौन सा लूप ले, आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। यहां से ले लिया मैंने A D C A से, A D C A से ले लिया। तो यहां से देखिए आप A से D जा रहे हो और धारा भी अगर A से D की ओर है तो आपकी विभवांतर आएगा नेगेटिव में, अन्यथा विभवांतर आएगा पॉजिटिव में। अगर प्रतिरोध दे रखा है तो देखिए A से D जा रहे थे आप और धारा भी इसी साइड में, इसका मतलब यहां पर इसके सिरों पर जो विभवांतर आएगा VD माइनस VA जो होगा वो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। माइनस धारा गुणा प्रतिरोध, धारा तो ये है, प्रतिरोध ये है, तो -4 यहां i1 माइनस i2। आगे देखिए अब आपके पॉइंट है D से C, D से C, D और C। तो देखो प्रतिरोध तो कितना आपके पास में 2, धारा कितनी है i2 प्लस i3 माइनस i1। ये तो वैल्यू हो गई विभवांतर की, धारा गुणा प्रतिरोध। अब दिशा देखनी है अपने को, तो दिशा देखो D से C हम जा रहे हैं और धारा विपरीत आ रही है, चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। क्लियर है। आगे C से A, C से A तो अभी भी गए थे, अब C से A जा रहे हैं, धारा उसी साइड में, तो माइनस का i1, धारा i1 है, प्रतिरोध 1 है, और देखो माइनस से प्लस गए तो इसका मतलब ये किस में आएगा, प्लस में आएगा, तो प्लस का 10 बराबर में 0। वापस मल्टीप्लाई कर दीजिए, खोल लीजिए और समीकरण बना लीजिए यहां से एक और। देखिए माइनस का 4 i1 माइनस से माइनस प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से i2 बन गया। देखिए 2i2 बन गया प्लस 2i3 2i1। स्वयं भी हल करें इसको और हल करने की कोशिश करें, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा आपके। यहां से माइनस का i1 10 को भेज दिया उस साइड में, तो आपके पास में माइनस का 10 हो जाता है। इकट्ठे करो, i1 एक ये रहा, एक i1 ये रहा, एक i1 ये रहा, तीनों माइनस के, तो माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 1, तो हमारे पास में हो गया माइनस का 7i1, माइनस का 7i1। 2 देखिए 4 और 2 6 प्लस 6i2, जोड़ बाकी चल रही है फिलहाल, प्लस में 2i3 और बराबर में कितना है, माइनस का 10। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ये मान प्लस में हो जाएगा, बाकी नहीं करे तो भी आप चल जाएगा काम। i2 यहां से माइनस का 2i3 और बराबर में प्लस का 10। इक्वेशन नंबर दे दिया इसको सेकंड। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास में हो गया समीकरण नंबर 2 इस सेकंड लूप से। इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे हम यहां पर लूप नंबर थर्ड हमारे पास में लूप है, इसको मैं यहां पर नोट कर लेता हूं, लूप थर्ड। आप अपने हिसाब से कोई सा भी बना सकते हैं, यहां से B C D E B या B E D C B। तो हम यहां पर ले लेते हैं लूप B C D E और B से। ठीक है भाई, यहां से देखो धारा की दिशा में बढ़ रहे हम, B से C आए तो धारा भी इसी साइड में, तो प्रतिरोध और धारा नेगेटिव, तो 2 यहां पर आ गया i2 प्लस i3। आगे देखो इन दोनों का गुणा होगा
तो गुणा मैं कर लेता हूं, तो 2 यहां पर हो गया I2 I3 I1, और चिन्ह किसका लगेगा भाई, माइनस का साइन आएगा। अब जा रहे हो आप D से E की ओर और फिर E से B की ओर, कोई प्रतिरोधक तो है नहीं, इसका मतलब D E और B इसमें बैटरी आ रही है, और आपके जाने का पॉइंट क्या है, DEB DEB। आप जा रहे हो तो पहले माइनस आया फिर बाद में प्लस आया, हो गया प्लस में प्लस का 5 और बराबर में 0, मल्टीप्लाई कर दो, समीकरण बना लो, तो माइनस का 2I2 माइनस 2I3। आगे देखो, माइनस का 2I2 2I3 प्लस का 2I1, 5 को भेज दो उधर, तो हो गया ये माइनस का। इकट्ठा कर लो आप जो भी है, तो I1 देखो, I1 एक ही बार है 2I1, I2 माइनस का 2I2 माइनस का 2I2, तो माइनस का 4I2 और 3 भी 4 ही है, 4I3 बराबर में है माइनस का 5। आपके ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब अपने को कैसे भी करके समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, इन तीनों को गणित की जो समीकरणें बनती हैं एक्स वाई में, उनके हिसाब से आप इनको कैसे भी हल कर लीजिए, चाहे प्रतिस्थापन विधि से कीजिए चाहे विलोपन विधि से कीजिए, और आप यहां से हल करके I1 I2 I3 के मान निकाल लीजिए। जैसे ही I1 I2 I3 मिलेंगे तो इसका मतलब I2 का मतलब इस ब्रांच का मान हो जाएगा, 2 3 आएगा तो इसमें जोड़ देंगे, इसमें इन तीनों के मान रख देंगे, तो हमारे पास सभी ब्रांचों के मान आ जाएंगे। कब आएंगे, जब आपके पास I1 I2 I3 होंगे तो हमारे को वैल्यू प्राप्त होगी। तो इन तीनों समीकरणों को आपस में कैसे भी गुणा भाग वगैरह करके I1 I2 I3 निकालना है, यानी अब हमें यहां पर कक्षा 10 का लेवल यूज करना है। तो यहां तक तो आप इसको कर लीजिए नोट, फिर भी कोई समस्या हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, यहां तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। समीकरण नंबर 1 और 2 देखिए, थोड़ा गहराई से देखिए आप। यहां पर मेरे को दिख रहा है कि 6I2 पॉजिटिव है और 2I3 प्लस का ही है, यहां पर 6I2 माइनस का है और यहां पर ये 2I3 माइनस का है, यानी ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, ये दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं। अगर इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं तो ये दोनों पद आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और दोनों को हल करने पर आपको किसका मान मिल जाएगा, I1 का मान मिल जाता है। समझ में आ गई होगी। तो यहां से तो I1 तो यहीं से मिल जाता है, फिर I1 का मान हम दोबारा से समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 2 और 3 में बनेगी, समीकरण 3 में भी वापस I2 और I3 में समीकरण बन जाएगी, क्योंकि I1 का मान रख ही देंगे। फिर हमारे पास जो समीकरण बनेगी 2 और 3 में उन दोनों को हल करेंगे, वहां से हमें 2 और 3 का मान x और y वाली समीकरण की तरफ मिल जाता है। तो हम यहां पर 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो यहां से देखो आप, तो यहां पर समीकरण नंबर 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 लिख लेता हूं, I1 प्लस 6I2 और प्लस में है 2I3। सावधानी से करना, क्योंकि एक छोटा सा डिजिट आपने गलत लिख दिया, प्लस माइनस गलत लिख दिया तो आपका सारा ही गलत हो जाएगा। समीकरण 2 का लेफ्ट देखिए भाई, 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3, और राइट में आपके पास में है 10 प्लस 10, यही होगा, देख लीजिए। अब आप देखिए 6 में से ये 6 घटेगा, कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बच गया तो I1, यहां बच गया 7I1, तो टोटल कितना हो गया, 8I1 हो गया ना, और बराबर में कितना हो गया 20। I1 की वैल्यू तो यहीं से मिल जाएगी हमें, 20/8 10/4 5/2। अब इससे शॉर्ट क्या करें, डायरेक्ट दे सकते थे, भागा आप 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो इसका मतलब ये हो गया 2.5 एम्पियर। तो हमें I1 का मान तो मिल गया, और I1 आप देख सकते हैं कौन सी ब्रांच में है, इसका मतलब C से A वाली जो ब्रांच है ना उसमें I1 है, तो इस CA ब्रांच में से बहने वाली धारा का मान कितना होगा, 2.5 एम्पियर होगा। अब हम यहां पर I1 का मान समीकरण 1 व समीकरण 3 में रखेंगे, जिससे 2 और 3 में समीकरण बनेगी। 3 में रखने पर समीकरण बन जाएगी हमारे 2 और 3 वाले पदों में। तो हमारे पास I1 की जगह मैंने रख दिया यहां पर 2.5, प्लस में कितना है 6I2, प्लस में है 2I3, और बराबर में कितना था 10। यहां से 6I2 2I3 थोड़ा बड़ा तो होगा,
लेकिन बोर्ड के एग्जाम में तो करना ही बड़ा है, हमें बिल्कुल समझा के आना है। तो आपके पास में 2.5 इधर भेजेंगे तो हमारे पास में हो गया 6i2 2i3 और बराबर में हो गया 7.5। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर, इसको दे देता हूं मैं 4 और इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 5। ये तो हो गया समीकरण नंबर 1 से। अब समीकरण 3 में भी रख लो। तो समीकरण 3 देखो ये रही आपके सामने, यहां पर है 2, यहां पर 2.5, फिर आपके पास में माइनस का 4i2, फिर है माइनस का 4i3 और राइट हैंड में आपके पास में माइनस का 5। 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना होगा 5 को उधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। यहां क्या बचा माइनस 4i2 माइनस 4i3 और ये 5 उधर जाके माइनस का, ये माइनस का तो हो गया माइनस का 10 हो गया। सभी में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड भी हो रहा है देखो, तो 2 से डिवाइड भी कर देते हैं साथ में माइनस का मल्टीप्लाई भी। तो 2i2 प्लस में है 2i3 और बराबर में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 6 दे दिया इसको। अब देखिए आप समीकरण 5 और समीकरण 6 से हल करना है और समीकरण 5 और 6 में मेरे को ऐसे लग रहा है कि यहां से 2i3 है 2i3 है, इसका मतलब समीकरण 5 में से 6 को घटा दूं तो यहां पर i3 गायब हो जाएगा। किसका मान मिल जाएगा 2 का, फिर 2 का मान वापस 5 में रख देंगे तो 3 का मान मिल जाएगा, 1 मिला हुआ ये। तो मैं इसको यहां पर कंप्लीट कर लेता हूं यहां तक का मान। तो यानी समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटाने पर तो देखिए ये तो हो गया 6i2। आराम से कीजिए, अभी तो आपके पास काफी समय, एग्जाम थोड़ी है, एग्जाम में आपको स्पीड बढ़ानी है। यहां पर आप अभ्यास कीजिए, यहां पर अभ्यास करोगे तो आप स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। प्लस में है 2i3, घटाना है इसके लेफ्ट को तो 2i2 घटा रहे हैं इसलिए ये हो जाएगा माइनस का 2i3। राइट हैंड में इसके है 7.5 और इसके राइट हैंड में कितना है भाई 5। देखो ये 2i3 कैंसिल हुआ ना, यहां से 6i2 यहां पर हो गया 2i2 तो कितना बचा 4i2 बच गया ना, और इधर कितना बच गया 7.5 है, इधर 5 है तो हमारे पास बच गया 2.5। यहां से निकलेगा किसका मान i2 का मान बराबर कितना 2.5 अपॉन में 4। यहां से पॉइंट हटा दें तो 25 40। तो देखिए इसके आगे 5 का भाग देंगे 25 और ये 8 एम्पियर। इसका मतलब i2 का जो मान है ना, i2 का मान कितना है 5/8 एम्पियर और i1 का मान है 5/2 एम्पियर। अब i2 का मान उठा के आप समीकरण नंबर 5 में रख दो या 6 में रख दो, किसका मान मिल जाएगा 3 का। तो 1 2 3 मिल गए, बाकी तो अब हम यहां पर हल कर लेंगे। i1 और i2 के मान हमें मिल चुके हैं तो अब हम i2 का मान समीकरण नंबर 6 में रख लेते हैं। आप 5 में भी रख सकते हो और 6 में भी रख सकते हो। यहां पर मैंने 7.5 था 5 में इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। यहां पर आपके पास बिना पॉइंट का मान था इसलिए मैं समीकरण नंबर 6 में रख लेता हूं। तो यहां पर हमारे पास नेक्स्ट हो जाएगा समीकरण नंबर, तो नेक्स्ट हम यहां पर कर सकते हैं समीकरण नंबर 6 से। तो देखिए आप यहां पर है हमारे पास में 2i2, तो यहां पर है 2 और i2 का मान हमने ज्ञात किया 5/8। प्लस में हमारे पास में है 2i3 और बराबर में है कितना 5। यहां से 2 इसको डिवाइड करेगा तो हमारे पास हो गया 5/4। प्लस में हो गया 2i3 बराबर में हमारे पास 5। इसका वहां पर आप कर दीजिए पक्षांतरण तो 2i3 बराबर में हो गया 5 - 5/4। यहां से आगे बढ़िए 2i3 बराबर 4, इसका एलसीएम हो गया तो 20 - 5 और बराबर में हो गया 2i3 बराबर 15/4। 2 जाएगा इसके नीचे तो हमारे पास में हो गया i3 का मान 15/8 एम्पियर। तो भाई हमारे पास तीनों मान आ चुके हैं। i1 का मान 5/2 है, i2 का मान 5/8 है और i3 का मान 15/8 है। यानी 1 हमारे पास में 5/2 एम्पियर, 2 हमारे पास में 5/8 एम्पियर और 3 हमारे को मिल गया है 15/8 एम्पियर। लेकिन हमें i1, i2, i3 के मान नहीं पूछे गए, हमें यह पूछा गया है प्रत्येक ब्रांच में से बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो अब ज्ञात करेंगे हम प्रत्येक ब्रांच से प्रभावित होने वाली धारा का मान। तो नंबर 1 नंबर से ले लेते हैं ए बी ब्रांच में, ए बी ब्रांच में यानी ए बी शाखा से
बहने वाली धारा या प्रवाहित होने वाली धारा, बहने वाली धारा, और उसका मान कितना है I2 है, और I2 का मान तो कितना है हमारे पास 5/8 है, 5/8 एम्पियर। आप चाहें तो इसका डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड ले लीजिए, नंबर से बढ़ते हैं B से C। तो BC शाखा में, BC शाखा में बहने वाली धारा, ये हमारे पास में कितनी I2 प्लस I3, I2 प्लस I3 ये धारा है। तो हमारे पास I2 का मान तो देखो ये रहा, दोनों जोड़ देंगे 5/8 प्लस I3 कितना है 15/8, एलसीएम तो 8 ही आ गया, हमारे पास हो गया 20 एम्पियर। तो ये दूसरी ब्रांच आ गया। अब हमारे पास में कौन सा है CA ब्रांच, नंबर 3 कौन सी हो जाएगी CA शाखा से, CA शाखा में धारा कितनी है I1, और I1 तो डायरेक्ट हमारे पास में 5/2 एम्पियर। ये तीसरी शाखा में हो गया हमारे पास। नेक्स्ट ले लेते हैं हम नंबर 4 यहां पर, ठीक है। नंबर 4 देखिए आप कौन सी लेते हैं अपन, AD ब्रांच में धारा इधर से इधर आ रही, तो आप भी ब्रांच ये लिख दीजिए। तो AD शाखा में प्रवाहित होने वाली धारा, ये पूरा आप कंप्लीट कर लेना। यहां पर कितना है I1 माइनस I2, यहां पर ज्ञात करना है I1 माइनस I2 का मान। I1 तो है 5/2 और I2 हमारे पास में 5/8, 5/8, 8 आ गया इसका एलसीएम, 4 हो गया, तो 4 हमारे पास आ जाता है, हो गया 20, ये 5 कंप्लीट हुआ 15/8 एम्पियर। तो हमारे पास I1 माइनस I2 यानी AD शाखा में बहने वाली धारा का मान हो गया 15/8 एम्पियर। आगे देखिए CD ब्रांच में नंबर 5, कौन सी ब्रांच है CD शाखा में, CD शाखा में बहने वाली धारा कितनी है देखो I2 प्लस I3 माइनस I1, 2 3 I1, इस पूरे को हल करना है अपने को। तो I2 का मान कितना है देखो, I2 का मान कितना है 5/8, 3 का मान है 15/8 और इसका मान है 5/2। एलसीएम कितना आएगा वो देख लीजिए, एलसीएम तो 8 ही आएगा, 8 है हमारे पास में, तो हमारे पास हो गया ये 5 ऐसे कैसे, 15 ऐसे कैसे, ये हो गया हमारे पास 4, तो 4 को आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 20, तो बराबर में देखो आप 5 और 15 20, ये 20, तो इसका मतलब इस ब्रांच में से कितनी धारा जाएगी, शून्य धारा जाएगी, इसमें से कोई धारा नहीं होगी। एक और ब्रांच बच जाती है 6 नंबर की, कौन सी है भाई देखो DEB से, और DEB में कौन सी धारा है I3, और I3 तो डायरेक्ट ही है, तो शाखा कौन सी होगी DEB शाखा से बहने वाली धारा, और वो कितनी है I3 बराबर कितना है 15/8 एम्पियर। तो ये हमारे पास कंप्लीट 6 जो ब्रांच यहां पर बनी है उनमें से बहने वाली धारा आ जाती है। पहले हमने एक समीकरण इससे बनाई, एक समीकरण इससे बनाई, एक समीकरण यहां से बनाई, तीनों को हल किया, वहां से हमने पहले I1 का मान ज्ञात कर लिया क्योंकि ये दोनों यहां से कट रहे थे इसलिए हमने यहां पर काट लिया। आप किसी का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। फिर हमारे पास 2 और 3 में समीकरण बना, वहां से हमारे पास 2 का मान निकला, 2 का मान हमने यहां पुट किया तो हमारे पास 3 आ गया। हमारे पास 1 2 और 3 तीनों धाराओं के मान मिल गए। हमें I1 I2 I3 नहीं पूछा था, हमें पूछा था प्रत्येक ब्रांच से बहने वाली धारा। तो हमने शाखाएं ले ली, शाखाओं में जो जो रख रखा है धारा का मान उनमें मान रखा, एलसीएम वगैरह लेके कंप्लीट हल किया। तो कंप्लीट कर लीजिए आप इसको, यहां तक नोट कीजिए, दोबारा से रिपीट करना, इसको अभ्यास कीजिए। और इसी प्रकार के 1-2 क्वेश्चन और हमारे पास में मेन एक्सरसाइज में भी हमारे पास जो 9वां क्वेश्चन है वो इसी प्रकार का है। एग्जाम्पल नंबर 8 जो है वो भी इसी प्रकार का है। तो इसको हल करने के बाद उसको भी आप अभ्यास कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, होता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट भाग में हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 3.8 और फिर देखेंगे इसके बाद में उसका क्वेश्चन नंबर 9। ये तो आपके क्वेश्चन के हो जाते हैं, उसके बाद में हम एक्स्ट्रा भी लेंगे। तो एक्स्ट्रा वाले आपको मिल सके इसके लिए चैनल को आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब, ताकि उन क्वेश्चनों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नोट कर लीजिए आप इसको कंप्लीट यहां तक, और नेक्स्ट भाग में हम देखेंगे इसका कोई दूसरा बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।